अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी। स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों का जो टॉपिक है जी उसका नाम है जी यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, शॉर्ट में अगर पूछे तो आप 3 पॉइंट लिख दें, लेकिन अगर आप लोगों से लॉन्ग में पूछता है तो फिर आपने सारे पॉइंट लिखने हैं। दूसरा, आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो है ना लिंक को ज़रूर शेयर करें और बाकी स्टूडेंट्स को भी आप ज़रूर बताएं। जब भी आप चैनल पे वीडियोस देखते हैं आप कोशिश किया करें सर्च करके आया करें, यानी चैनल का नाम सर्च करके यूट्यूब से, तो फिर आप आके वीडियो देखा करें चाहे आपको नोटिफिकेशन भी आया हो। इस तरह जब आप सर्च करके आएंगे तो फिर वीडियोस के जो इंप्रेशंस है यानी ज़्यादा लोगों तक वो जाएगी जी। थैंक यू सो मच। अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, अपने क्लास फेलोज़ को, जो दूसरे सेक्शंस हैं उनको भी आप ज़रूर बताएं जी। बहुत शुक्रिया। स्टार्ट करते हैं जी। यूजेस ऑफ आइसोटोप में सबसे पहले उसने कहा रेडियो एक्टिव आयोडीन 131, ये एक आइसोटोप है। इज़ यूज एज ट्रेसर इन डायग्नोसिंग थायराइड प्रॉब्लम। अगर गले थायराइड प्रॉब्लम का मतलब होता है गले में अगर टांसल्स है, गले में अगर कोई मसले हैं, दर्द है, ठीक है, अगर इस तरह के कोई मसले हैं तो उसको जो है ना हम डायग्नोज करने के लिए, देखने के लिए कौन सी बीमारी है गले में, टांसल्स है या क्या मसला है, ट्रेस करने के लिए जो हम लोग रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज़ करते हैं वो आयोडीन 131 है। MCQ में भी आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेना, जो कि इम्पोर्टेंट था। उसके बाद आपसे जी दूसरे नंबर पे आपसे फिर वो यहाँ पे एक और बता रहा है। उसने कहा ये जो सोडियम 24 है ना, ये वाला इज़ यू टू ट्रेस द फ्लो ऑफ ब्लड, कि हम लोगों को ये पता चल जाता है कि ब्लड का फ़्लो है या नहीं। आमतौर पे क्लॉट आ जाता है ना खून के अंदर, खून चल नहीं रहा होता, तो इसको, इस आइसोटोप को सिर्फ ये देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि खून की रवानगी है या नहीं, एंड डिटेक्ट पॉसिबल कंस्ट्रिक्शंस और ऑब्स्ट्रक्शन इन द सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि कहीं पे कोई रुकावट तो नहीं है, ठीक है, कहीं पे कोई मतलब ब्लॉकेज तो नहीं है, खून का कोई क्लॉट तो नहीं आ गया सर्कुलेटरी सिस्टम में, यानी कि खून अच्छे से सर्कुलेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कहीं प्रॉब्लम है या अच्छे से फ़्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये देखने के लिए। आयोडीन 123 इज़ यूज टू इमेज द ब्रेन। अगर आपने अपना ब्रेन देखना है, उसकी इमेज लेनी है अंदर से, तो फिर आप ये वाला आयोडीन यूज़ कर सकते हो। उसके बाद है कोबाल्ट 60 इज़ कॉमनली यूज टू इरिडिएट कैंसर सेल्स इन द होप ऑफ किलिंग और श्रिंकिंग द ट्यूमर्स। कहता है अब ये जो कोबाल्ट 60 है ना, ये आमतौर पे यूज़ होता है कैंसर के सेल्स को ढूंढने के लिए, उनको मारने के लिए, या फिर श्रिंकिंग द ट्यूमर। ट्यूमर कहते हैं रसोली को, आमतौर पे रसोली बन जाती है, गिल्टी बन जाती है जिसम के अंदर ना, तो उसको अगर हम ना ख़त्म ना भी कर सके तो कोशिश करते हैं उसको श्रिंक करें। श्रिंक का मतलब होता है उसे छोटा करें, आहिस्ता आहिस्ता पहले छोटा करते हैं, ठीक है, कोबाल्ट 60 आइसोटोप का यूज़ करके। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता वो वहाँ से ख़त्म हो जाता है जिसम में से। इसके अलावा कार्बन 14 इज़ यूज टू ट्रेस द पाथ ऑफ कार्बन इन फोटोसिंथेसिस। आपको पता है फोटोसिंथेसिस का मतलब ये होता है कि ये एक ऐसा अमल है जिसमें पौधे जो है ना सूरज की रोशनी में अपनी खुराक तैयार करते हैं, ठीक है। अब किस तरह से खुराक तैयार करते हैं, कितनी मिकदार उन्हें कार्बन की चाहिए होती है, वो हम लोगों को पता चलता है कार्बन 14 यूज़ करके। इसके अलावा रेडियो एक्टिव आइसोटोप आर यूज टू डिटरमन द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। सल्फर 35 हैज़ बीन यूज इन द स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ थायोसल्फेट आयन। कहता है ये जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है ना, यूज़ होते हैं टू डिटर्मिन, मालूम करने के लिए मालिक्यूलर स्ट्रक्चर। बहुत से मालिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को अगर आपने देखना है ना, तो उसके लिए हम लोग रेडियो एक्टिव आइसोटोप को यूज़ करते हैं। जैसा कि सल्फ़र 35 है, उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। किस लिए यूज़ कर सकते हैं? सिर्फ ये देखने के लिए कि ये जो थायोसल्फेट आयन है ना, इसका स्ट्रक्चर किस तरह से डिटर्मन हुआ है, इसका स्ट्रक्चर किस तरह से, इसका ढांचा कैसे तैयार हुआ है, यानी इसका ढांचा देखने के लिए हम सल्फ़र 35 को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आ गया जी रेडियो एक्टिव आइसोटोप आर आल्सो यूज, ठीक है, टू स्टडी द मैकेनिज़्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। कहता है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो है ना, ठीक है, उसको आर आल्सो यूज़ टू स्टडी द मैकेनिज़्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब रेडियो एक्टिव आइसोटोप को हम लोग इसलिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है तो उसमें क्या क्या हो रहा है, उस केमिकल रिएक्शंस के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स है, वो रुकावट तो नहीं कोई आ रही है, देख सकते हैं इसकी मदद से। इसके अलावा रेडियो एक्टिव आइसोटोप आर यूज़ टू डेट रॉक्स, ठीक है, सॉइल्स, ठीक है, आर्थियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स एंड ममीज़। और रेडियो एक्टिव आइसोटोप ना, सबसे पहले यहाँ पे कई लफ्ज़ यूज़ हुए हैं, आप उनको समझ लें। रॉक चट्टानों को कहते हैं, सॉइल मट्टी रेत वगैरह, ठीक है। आर्थियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स कहते हैं वो वाले इज्साम जो आज से 500 साल, लाख साल, ठीक है, वो हज़ारों साल पुराने जो इज्साम होते हैं ना, उनकी हड्डियाँ वगैरह मिलना। ममीज़ वगैरह जो पुराने मुर्दे लोगों के दफन हुए हैं, जैसे ममीज़ मूवी भी आपने देखी होगी, ठीक है, मज़े की है काफ़ी, देखिएगा। तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप की मदद से ना हम लोग पुरानी चट्टानों की, पुरानी मट्टी की,
उम्र मालूम कर सकते हैं, ये देख सकते हैं, डेट उनकी देख सकते हैं कि ये मम्मी जो है, ये हड्डी हमें जो मिली है, ये जो लाश मिली है, जो बॉडी मिली है, ये कितने हज़ार साल पुरानी है। तो वो भी हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप की मदद से जो है ना देख सकते हैं। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपको थोड़े से दो कॉन्सेप्ट हैं, एक शेल का कॉन्सेप्ट है और दूसरा सब शेल का कॉन्सेप्ट है। तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ और अगले एक लेक्चर में इंशाल्लाह ताला आपको आज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी करवा देंगे। देखिए शेल्स के बारे में सबसे पहले एक छोटी सी स्टोरी है जो बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता कि शेल्स है क्या। तो जैसा कि मैंने आपको आगे भी बताया था कि यार शेल्स एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। देखें ये आपको पता है कि एटम के दरमियान में सबसे पहले आ जाता है जी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर ये शेल होते हैं जिन्हें हम मदार भी कहते हैं। ये एक शेल है, ठीक है जी, एक शेल ये है और एक शेल ये वाला है और एक शेल ये वाला है। इस पहले शेल का नाम है जी के, दूसरे शेल का नाम है एल, तीसरे शेल का नाम है एम और चौथे शेल का नाम है यहाँ पे एन। तो ये आपको समझ आ गया होगा, पता भी होगा। अब ये जो पहला शेल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये दूसरा शेल है इसमें 8 आ सकते हैं, तीसरे में 18 आ सकते हैं और ये चौथा जो है इसमें 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इनको शेल्स भी कहते हैं, इनको मदार भी कहते हैं, इनको ऑर्बिट भी कहते हैं और इनका सबसे न्यू नाम जो है वो एनर्जी लेवल्स भी है। इसको भी एनर्जी लेवल कहते हैं, ये भी एनर्जी लेवल है, ये भी एनर्जी लेवल है, ये भी, ये कई नाम है इसके। तो ये आपको अच्छे से पता होने चाहिए। अच्छा, अब जब साइंटिस्ट ने शेल का तो पता चल गया साइंटिस्ट को, लेकिन जब उन्होंने थोड़ा सा ना जूम करके देखा ना शेल को, तो शेल के अंदर भी उन्हें कुछ रास्ते नज़र आए। ये एक रास्ता बना होता है, शेल के अंदर एक और रास्ता मज़ीद नज़र आया। जब उसको जूम करके देखा तो शेल के अंदर जो मज़ीद एक छोटे छोटे रास्तों को देखा गया ना, उन्हें सब शेल कहते हैं। अब के शेल है, इसके अंदर एक सब शेल होता है जिसे हम एस कहते हैं, ठीक है, और उसको हम लोग एस सब शेल कहते हैं। सब शेल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये शेल के अंदर से ये रास्ता निकलता है, ठीक है, जिसको हम लोग सब शेल कहते हैं। के के अंदर एक ही सब शेल था और वो एस था। इसी तरह एल है, एल शेल में 2 सब शेल थे, एक एस था और दूसरा पी था। तो इसी तरह एम शेल है, इसमें भी 2 सब शेल थे, एस था, ठीक है जी, पी था और उसके बाद जी डी था। और उसके बाद ये जो चौथा शेल है ना, ये वाला एन वाला, इसमें 4 सब शेल थे, एस था, पी था, डी था और एफ था। तो ये आपको कहानी सारी याद होनी चाहिए कि एक शेल है उसमें कितने कितने सब शेल है। के शेल में एक ही है, एल में 2 सब शेल हैं, एम में 3 है और एन में 4 है। अब सब शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये स्टोरी भी मैं आपको सारी यहाँ पे लिख के देता हूँ, ये आपने याद करनी है। देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यार ये जो, ठीक है, सबसे पहले हम लोग सब शेल की बात कर लेते हैं जी, ठीक है। अब सब शेल के अंदर आपको ये जो एस सब शेल है ना, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये आपने याद करना है। पी में 6 आ सकते हैं, डी में 10 आ सकते हैं और एफ में 14 आ सकते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि ये सब शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद है, ये इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन। और फ़र्क देखें कितना का, 4 का है, 2 और 4 6, 6 और 4 10, 10 और 4 14। अब हम बात कर लेते हैं, ये जो तरतीब थी ये थी सब शेल की। तो अब हम जो तरतीब बनाने लगे हैं वो है शेल की, वो आपको आगे ही पता है कि शेल के अंदर के है, एल है, एम है और एन है। तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एल में 8 आ सकते हैं, एम में 18 आ सकते हैं और एन में 32 आ सकते हैं। तो ये वाली स्टोरी मैंने आप लोगों को पहले ही समझाई। शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद इस तरह से है और सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कुछ इस तरह से है। तो ये आप लोगों ने सारी बातें अच्छे से ना याद कर लेनी है, ठीक है जी, अंडरस्टैंड कर लेनी है। और फिर आप लोगों को एक और चीज़ जो मैं आपको बना के भी देनी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आपको पता भी होनी चाहिए। मैंने हालांकि आपको बताई भी है, लेकिन फिर भी मैं चलें लिख के बताता हूँ। देखें जो के शेल है ना, ठीक है, तो n की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी। n का मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ़ शेल, अगर पहला शेल होगा, ठीक है, तो पहले शेल में जो नंबर ऑफ़ सब शेल होंगे वो भी एक ही होगा। अब जो k है ना, उसका सब शेल सिर्फ एक ही है, s। अगर n की वैल्यू 2 है, यानी कि अगर दूसरा सब शेल है तो उसका नाम होगा l और उसमें जो सब शेल होंगे वो 2 होंगे, s होगा और p होगा। इसी तरह अगर n की वैल्यू होगी 3, इसका मतलब है नंबर ऑफ़ शेल की वैल्यू अगर 3 है, तो फिर सिंपल सी बात है, तीसरा शेल आपको पता है m है, ठीक है जी। और m में सब शेल कितने होते हैं, 3, s भी है, p भी है और d भी है। उसके बाद अगर n की वैल्यू होगी जी 4, इसका मतलब होगा 4 नंबर वाला जो शेल है वो आपको पता है n है। और n के अंदर कितने सब शेल होंगे, s भी होगा, p भी होगा,
डी भी होगा और एफ भी होगा। ये आपको समझ आनी चाहिए कि अगर पहला शेल है ना तो उसमें सब शेल एक होगा, अगर दूसरा शेल है ना तो सब शेल दो होंगे, तीसरा शेल है ना तो सब शेल तीन होंगे, चौथा शेल है ना तो फिर चार सब शेल होंगे। यानी नंबर ऑफ़ शेल्स जो है, ये नंबर ऑफ़ सब शेल जो है वो डिपेंड करेगा इस नंबर के ऊपर, ठीक है, कि कौन से नंबर वाला शेल है, ये डिपेंड एन की वैल्यू पे डिपेंड करेंगे सब शेल की तादाद। ये भी मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दी, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। अब हम ज़रा यहाँ से जी रीड कर लेते हैं। शेल क्या है जी, उसने कहा जी बोहर एटॉमिक थ्योरी के मुताबिक इलेक्ट्रॉन इन एन एटम रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। हमें पता है इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द शेल में गर्दिश करते हैं। इन वन ऑफ द सर्कुलर पाथ, जिन्हें शेल कहते हैं, जिन रस्तों में वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं उन्हें हम लोग जी शेल कहते हैं, जो कि बहुत सिंपल है। जैसा कि मैंने अभी आपको एक डायग्राम भी यहाँ पे बना के दी है कि यार ये वो रास्ते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन गर्दिश करते हैं यहाँ पे, इन्हें हम लोग कहते हैं जी शेल या फिर ऑर्बिट। ईच शेल हैज़ फिक्स्ड एनर्जी, हर शेल की अपनी अपनी एनर्जी होती है, इसीलिए हर शेल का एक दूसरा नाम क्या है जी, एनर्जी लेवल भी उसे कहते हैं। फिर ये सारा मैंने आपको यहाँ से बता दिया कि शेल की वैल्यू डिपेंड करेगी एन पे, अगर एन की वैल्यू 1 है तो के शेल है, 2 है तो एल शेल है, इस तरह से। उसके बाद आ गया जी सब शेल के बारे में बात कर लेते हैं। आज शेल और एनर्जी लेवल इज सब डिवाइडेड, जब एक शेल को सब डिवाइड कर देते हैं ना, किस में डिवाइड करना है, सब शेल में या सब एनर्जी लेवल में, तो फिर एन की वैल्यू डिपेंड करती है, ठीक है, कि कितने ज़्यादा सब शेल होंगे। इस बात का मतलब ये है कि एन की वैल्यू शेल से पहले लिखेंगे, प्लेस बिफोर द सिंबल, उसके सिंबल से किसी भी सब शेल के लिए। जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे भी ड्रॉ करके बताया है सारी चीज़ें, कि जो एन की वैल्यू है वो शेल के पीछे लिखेंगे, तो एन की वैल्यू से हमें पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ़ शेल कितने हैं। जैसा कि देखें ना, ये शेल था ना के, इसके पीछे एन की वैल्यू लिखी 1 तो एक सब शेल आ गया। ये शेल था एल, इसके पीछे सब शेल की वैल्यू 2 लिखी तो 2 सब शेल आ गए। इस तरह से वो आपको कह रहे हैं, सब शेल की डेफिनेशन है। उसके बाद ये सारा हम लोगों ने पढ़ लिया। एल के अंदर जो है ना 2 सब शेल होते हैं, ठीक है, ये आगे आपको करने की ज़रूरत नहीं है, वही वाली चीज़ें। एस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, पी में 6 आ सकते हैं। ये सारी डिटेल हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ ली है। इसके अलावा यहाँ फिर आपसे वो यही डिस्कस कर रहा है कि जनाब ये जो डी सब शेल है, ठीक है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एफ सब शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये सारा हम लोग यहाँ से पढ़ गए हैं, ठीक है, ये सारा मैंने आपको करवा दिया है। शेल और सब शेल की डेफिनेशन आप कर लीजिएगा। द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब वो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या, इसके बारे में अभी वैसे हम लोगों ने पढ़ना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अब यहाँ पे वो कह रहा है वी कैन फिल द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वेरियस एलिमेंट बाय यूजिंग ऑफ बाउ, ठीक है, ऑफ बाउ प्रिंसिपल इसे कहते हैं, ऑफ बाउ प्रिंसिपल भी कहते हैं। अच्छा जी, या ए बी प्रिंसिपल भी इसे कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन्स फिल द लोवेस्ट एनर्जी सबशेल that is available first. This mean electrons will fill first 1s, then 2s, then 2p and so on. अच्छा, ये आपको शायद अभी समझ ना आए, ये मैं अभी आगे एक और लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पढ़ाऊंगा, फिर आपको समझ आएगी। यहाँ पे मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ कि वो आपको कहना क्या चाह रहा है। आपको ये कहना चाह रहा है कि इस प्रिंसिपल के मुताबिक ना इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इस छोटे ऑर्बिट में, इन छोटे शेल में या सब शेल में गर्दिश करते हैं। पहले के में करेंगे, फिर एल में, फिर एम में, फिर एन में, और इसी तरह या वो पहले एस में करेंगे, फिर पी में करेंगे, फिर डी में करेंगे इलेक्ट्रॉन की गर्दिश। यही वो आपको बता रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का हमें मतलब पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या। इलेक्ट्रॉन को बस मदार में, शेल में और सब शेल में रखना ताकि वो घूमे वहाँ पे। तो इस प्रिंसिपल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन फिल द लोवेस्ट एनर्जी सब शेल, कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो है ना सबसे लोवेस्ट सब शेल में आएंगे, जो कि आपको पता है एस है, ठीक है, अवेलेबल फर्स्ट। सबसे पहले वो एस में आएंगे, फिर पी में आएंगे, फिर डी में आएंगे, फिर एफ में। इसीलिए वो कह रहा है ये तरतीब बन रही है, पहले 1s होगा, फिर 2s होगा, फिर 2p होगा एंड सो ऑन। यहाँ पे आपको इस प्रिंसिपल के बारे में भी पूछ सकता है, तो आप यहाँ से यहाँ तक इस प्रिंसिपल के बारे में भी लिख सकते हैं। तो अब हम लोगों का एक ही टॉपिक इसके अंदर रह गया, वो है जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इंशाल्लाह ताला वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा जी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी।